यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के क्रैश कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस खंड में हम लोग चर्चा करेंगे जो समसामयिक पक्ष है उसको लेकर। यह पेपर 2 में उल्लिखित है, लेकिन यदि जब हम इसके क्वेश्चनों को देखते हैं तो यह क्वेश्चन स्कैटर्ड हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में भी। तो ओवरऑल करंट अफेयर्स को लेकर आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली कहाँ से पिक हो रहे हैं या उनको हैंडल करने का जो एक तरीका है उस पर ही हम लोग इस सत्र में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र के माध्यम से जो समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित पक्ष है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आने वाली मुख्य परीक्षा में इस अप्रोच को आप साथ लेकर एग्जाम में अधिकतम अंक प्राप्त करने में अपने आप को सफल पाएंगे। तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। समसामयिक घटनाक्रम है करंट इवेंट्स, और अगर इसका पाठ्यक्रम हम देखें तो पेपर 2 के साथ यह जुड़ता है। पेपर 2 में यह बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल उल्लिखित है, ठीक है, और यही लिखाई हुआ है क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले और घटनाएं। यानी मामले भी देखने हैं, घटनाएं भी देखने हैं। कितने स्तर पर देखनी है? रीजनल स्तर पर, स्टेट के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि आपको 4 चरणों में इवेंट्स को देखना है, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अब आपको इसका इंपॉर्टेंस देखना है कि इंपॉर्टेंस इसका क्या है। अधिकांशतः देखोगे इंपॉर्टेंस का जो प्रत्यक्ष संबंध है वह भारत के साथ जुड़ रहा है या इंपॉर्टेंस है वह राज्य के साथ जुड़ रहा है। चूंकि यह यूपीपीसीएस का एग्जाम है इसलिए अधिकांश प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश के तरफ झुके हुए दिखते हैं या उत्तर प्रदेश को लेकर उस डायमेंशन को लेकर शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह कुछ ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किए हुए हैं जो राष्ट्रीय परिदृश्य लिए हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लिए हुए हैं। तो इन्हीं पर हम लोग टोटलिटी में एक चर्चा करेंगे। पहले एक बार हम एक अप्रोच देख लें। देखिए, अगर हम करंट अफेयर्स के एक सेक्शन को देखते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली यह बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है या बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो समसामयिक दृष्टिकोण होता है उसको शामिल कर लेते हैं। तो इस रूप में यह हिस्ट्री के साथ क्लब करता है, ज्योग्राफी के साथ क्लब करता है, इकोनॉमी के साथ क्लब करता है, साइंस के साथ क्लब करता है, एनवायरनमेंट के साथ क्लब करता है, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ क्लब करता है। जितने भी डायमेंशंस हो सकते होंगे सामान्य अध्ययन के, उस सारे दृष्टिकोणों में या उस सारे डायमेंशंस में समसामयिक पक्ष हमेशा से शामिल रहा है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से इस रूप में यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसको कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ें तो बहुत सारी चीजें स्किप कर जाती हैं। और इन पेपरों में यह स्कैटर्ड है पूरी तरीके से। आप देखेंगे कि यह बहुत बार हिस्ट्री में ओवरलैप करता है, ज्योग्राफी और इन सारे सेक्शंस में ओवरलैप करता है। अब यदि हम बात करें यूपीपीसीएस की, तो यूपीपीसीएस में जो आपको आंसर राइटिंग करनी है 125 शब्दों में करनी है या 200 शब्दों में करनी है। तो आपको समसामयिक पक्षों को इस दृष्टिकोण से तैयार करना है कि कम से कम इतनी वर्ड लिमिट के आसपास तो आप अपने कंटेंट को लेकर जाएं, या अगर इससे कम वर्ड लिमिट पर भी आ रहे हैं तो वह वर्ड लिमिट इस तरीके की होनी चाहिए या वह कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए जो इस वर्ड लिमिट अगर कम हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं प्रतिसंतुलित कर सके। एक बार फिर से हम लोग इस चीज पर देख लें कि जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है वह बेसिकली समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ना है। लेकिन अब चूंकि आपके पास समय नहीं है तो इस पर हम लोग कक्षा कार्यक्रम के दौरान भी चर्चा कर लेंगे। और एट द सेम टाइम मार्केट में कोई भी जो मानक पुस्तक होगी समसामयिक पक्षों को शामिल करते हुए उसका भी अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक मैगजीन आती है योजना, उसको भी आपको अपनी इस पढ़ाई में शामिल कर लेना चाहिए। एक अगर हम 2021 की इस मुख्य परीक्षा को आधार माने या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो करीब करीब आपको 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स को देखना है ताकि चीजें हैं उनको अच्छे से आप एनालाइज कर सकें।
इस पूरे अगर प्रक्रिया से अगर होके आप गुजर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप जो समसामयिक पक्षों से रिलेटेड जो आंसर है उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को लेकर हम लोग मैंने कुछ क्वेश्चंस फिल्टर किए हुए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा आपसे, ताकि कुछ चीज़ें आपकी क्लैरिटी में आ जाएं और एक अप्रोच आपकी पता चले आपको तैयारी को लेकर कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रश्न की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। देखिए, ये 2018, 19 और 20 3 वर्ष की जो मुख्य परीक्षा है वह इसमें शामिल है। उसमें से एक प्रश्न मैंने चुना हुआ है क्योंकि मुझे लगा कि हम पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस को शामिल कर लें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इस तरीके से शामिल कर लें, ताकि एक अप्रोच आपको पता चल जाए कि भले ही पॉलिटी का सेक्शन है लेकिन इस पॉलिटी के सेक्शन में भी क्वेश्चंस को कैसे फिल्टर करना है या क्वेश्चन को समसामयिक दृष्टिकोणों से कैसे देखना है उसका पता चल सके। देखिए, कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया वर्णित कीजिए। यानी कि विधान परिषद या लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको कैसे स्थापित करते हैं और उसको कैसे हटाते हैं, इस पर चर्चा कर रहा है। अब अगला टेल क्वेश्चन है आपके पास कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने के क्या कारण हैं, संक्षेप में बताइए। अब यह प्रश्न आपसे पहला वाला स्टैटिक है, लेकिन पहला वाला पूछा क्यों गया? करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए उसने यह क्वेश्चन पूछा, करंट अफेयर्स के कारण, और यह है स्टैटिक पोर्शन। लेकिन जो दूसरा वाला हिस्सा है वो दूसरा वाला हिस्सा आपको देखना है कि यह करंट अफेयर्स के पक्ष को लिए हुए है। अब आपको यह जानने की जरूरत है कि आंध्र प्रदेश अचानक से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या जो विधान परिषद है उसको एबोलिश क्यों कर रहा है। तो इसके समसामयिक पक्ष पर अगर हम लोग चर्चा करें तब आप इस पक्ष को देखेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश द्वारा जो विधान परिषद को जो एबोलिश करने की प्रक्रिया शुरू की गई है उसको लेकर यह आर्टिकल है और मीन कर रहा है। आंध्र प्रदेश में इसको प्रस्ताव किया गया है, और जब आंध्र प्रदेश में प्रस्ताव किया गया है तो उन्होंने बोला है कि चर्चा के दौरान उन्होंने बोला है कि इसके अलावा यह एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के उचित कामकाज का भी सवाल था। संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता करने वाला मंत्रिमंडल सीधे विधानसभा के लिए जवाबदेही होता है क्योंकि वह लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो पहला तर्क उनका यह था कि चूंकि विधानसभा के प्रति वह उत्तरदायी है, इसकी वजह से उसको एबोलिश करना चाहिए, पहला। और देखिए, दूसरा पक्ष जो उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि अगर संविधान सभा जिसने संविधान बनाया था उसे लगा होता कि विधान परिषद जरूरी है तो सभी राज्यों के लिए इसे वैधानिक बनाया गया होता, लेकिन अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद को भंग करने का अधिकार विधानसभा पर छोड़ दिया है। इससे पहले जब साक्षरता दर बहुत कम थी तो बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को विधान परिषद में नामित करने का प्रावधान किया गया था। अब ये आपको एक अप्रोच पता लग गई कि सरकार की जो अप्रोच है वह बेसिकली दो आधारों पर है। पहला आधार तो यह कह रहा है कि मंत्रिमंडल को सीधे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, एक। और दूसरा, यदि जो विधानसभा है जब उसने फॉर्मुलेट किया है संविधान, तो यदि उसको लगता तो वह पहले से ही इसको मैंडेटरी बना देती, सबके लिए अनिवार्य बना देती, ना कि इस आधार पर करती कि कौन सा राज्य चाहता है इसको अथवा कौन सा राज्य इसको नहीं चाहता है। इस अप्रोच को आपको समझना है। अब क्या है, अब यहां से इसको आपको जो पहला वाला क्वेश्चन है वो तो आसानी से आपको बन जाएगा, लेकिन दूसरे वाले प्रश्न में अब आपको इस अप्रोच की जरूरत पड़ेगी कि जो सरकार कह रही है, आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही है कि पहला तो वह कह रही है कि जो मंत्रिमंडल है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि विधान परिषद के आधार पर, एक। दूसरा, वह कह रही है कि यदि संविधान सभा को लगता
कि विधान परिषद अत्यंत आवश्यक है तो वह सबके लिए इसको मैंडेटरी बना देती, ना कि राज्यों के ऊपर छोड़ देती। और इसका महत्व तब ज्यादा था जब लिटरेसी रेट बहुत कम था, तो बुद्धिजीवी और जो शिक्षाविद हैं उनको शामिल करके उनके लाभ को प्राप्त करने की कहीं ना कहीं एक मंशा थी। परंतु अब जब लिटरेसी रेट बहुत आगे आ गया है, बेहतर स्थिति में आ गया है, तब हमको ऐसे प्रावधान की जरूरत नहीं है और इसको स्थापित करने का अधिकार भी विधानसभा की मर्जी पर छोड़ा गया है। तो यह कहीं ना कहीं जो एक अप्रोच है आप जो आंध्र प्रदेश सरकार की, वह पता चल रही है। अब आप मुझको बताओ कि आप में से कितने लोग जिन्होंने पिछले वर्ष एग्जाम दिया था, इस अप्रोच पर कितने लोग पहुंच पाए? ये अप्रोच आपको क्लास में नहीं मिल पाएगी। क्लास में सीधा इसको एबोलिश करने का प्रावधान ही पर ही चर्चा हो सकती है, ना कि इस चीज पर चर्चा हो सके कि क्यों एबोलिश किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का जो तर्क है वह कहां तक तार्किक बैठता है, या आंध्र प्रदेश अगर एबोलिश कर रहा है तो एबोलिश करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, या वह तर्क क्या दे रहा है? वह तर्क ही बेसिकली आपसे जान रहा है। आप पहला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लिख दोगे, लेकिन दूसरे वाले में प्रॉब्लम होगी। अब आप कुछ नहीं करो, जितनी भी किताबें हैं उन सब किताबों का अध्ययन कर लो। क्या यह प्रश्न आपसे समसामयिक दृष्टिकोण को शामिल किए हुए बगैर बन सकता है? तो मेरा उत्तर सदैव रहेगा नहीं, ये नहीं बन सकता है। इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। अब वह आप अपने से पढ़ते हैं या इस उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो फैकल्टी है वो आपको अवगत कराती है, इस चीज़ को कराती है, वो एक अलग का विषय है। लेकिन एग्जाम अगर आपको निकालना है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, या तो आप स्वयं पढ़ें या आपको फैकल्टी को ही पढ़ाए। तो मेरा जो समसामयिक पक्षों को लेकर जो नजरिया है वो इस हद तक है कि मैं हर चीज में यह ढूंढता हूं कि अच्छा इसका समसामयिक दृष्टिकोण क्या। क्योंकि पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस के एग्जाम में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी पहचान कहां से होगी? तो इसकी पहचान जो होगी वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से ही होगी कि वह कौन से प्रश्न। एक बार इस अप्रोच को अगर आप पकड़ लेंगे तब फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है पॉलिटी का। पॉलिटी का एक ऐसा प्रश्न जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को ब्लेंड किए हुए है, जिसमें पहला पक्ष आप सामान्यतः किताबों में देखते हैं या आपको फैकल्टी पढ़ाती है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक दूसरा, आप ऐसे भी देखें कि मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे हैं और उस टीचर ने पॉलिटी की क्लास लेकर खत्म कर दिया और ये इवेंट उनकी क्लास के बाद सामने आई। अब आप बताओ कि इसको कौन कंप्लीट कराएगा? या तो ये आपकी जिम्मेदारी हो या फिर जो समसामयिक पक्षों से संबंधित फैकल्टी है वो इस अप्रोच पर काम करे और इन क्वेश्चंस के आंसर को इस आधार पर रखे कि देखिए विधान परिषद को एबोलिश किया गया है और विधान परिषद के एबोलिशन के पीछे ये तर्क दिए हुए हैं राज्य सरकार ने। इस अप्रोच पर अगर आप काम करेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने उत्तर को लिख पाएंगे। यह साक्ष्य देना इसलिए जरूरी था ताकि आप चीजों को समझ सकें। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने सीधा सा निकल के आ रहा है कि स्मार्ट मिशन का जो कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट मिशन किस चीज के लिए। अब बार बार चर्चा चल रही है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी की संकल्पना है क्या? बेसिकली इस चीज पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बार स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर यदि आप ध्यान दे लेंगे तो चीजें काफी हद तक आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अंतर्गत अब आपको सबसे पहला देखना है कि स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या कहती है। स्मार्ट सिटी की जो परिभाषा कहती है उसके आधार पे ही आपको देखना है। तो स्मार्ट सिटी की जो परिभाषा है बेसिकली वह 3 आधारों पर काम करती है। एक तो उस राज्य जो शहर है उसमें निवास करने योग्य जनसंख्या कितनी सस्टेनेबिलिटी के साथ रहती, यानी कि जो रहने योग्य जीवन है उस पर। दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप, और यह सब कितना सस्टेन है। इतने सारे आयामों को शामिल करते हुए जो स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट है वह लेके जाती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है और सस्टेनेबिलिटी कैसी है। अब इतनी सारी चीजों को करने के लिए, इन 3 डायमेंशंस को पकड़ने के लिए
तकनीक का होना आवश्यक है। रहने योग्य, अब सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो हमको मेट्रो चाहिए। आर्थिक क्रियाकलापों में हमको बहुत सारी तकनीकों का समावेश करना है, और यह चीजें कैसे होंगी, सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। तो अब क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन खाली बोलने से आपको नहीं पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, कि आप डेट डाल दें इस डेट में प्रारंभ किया गया, नहीं, उसके कंपोनेंट या उसके अवयवों पर चर्चा करनी है। और अब फिर आपको बताना है कि किस डेट को प्रारंभ हुआ। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश में इस योजना के चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब जो नगर चुने गए हैं, सपोज कीजिए, उन नगरों के बारे में आपको बताना है। अब यहां पर करंट अफेयर्स कैसे रोल प्ले करेगा कि सपोज कीजिए कि हमने मिशन स्टार्ट किया और उस मिशन की स्टार्टिंग में सपोज कीजिए कि हमने कुछ शहरों को चुना, लेकिन एक स्टूडेंट जिसने एग्जाम सपोज कीजिए होने वाला है, उसी के आसपास अगर कोई स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर शामिल किए गए हैं उसके बारे में बता रहा है और अब उसके फीचर्स के बारे में बता रहा है, तो एग्जामिनर की नज़र में यह इंप्रेशन जाएगा कि इस जो स्टूडेंट है इसका अप्रोच है वो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक है या प्रो करंट अफेयर्स है। जितना ज़्यादा करंट बेस्ड उतना ज़्यादा उसको लिखने की बेहतर कला का विकास होगा। अब क्या है, खाली फैक्ट रटने से नहीं होगा कि इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन के तौर पर चुना गया, कानपुर को चुना गया, लखनऊ को चुना गया, सहारनपुर चुना गया, नहीं, आगरा चुना गया, नहीं। अब आप बताओ कि उन शहरों की विशेषताएं क्या हैं इस योजना के अनुसार। तो यहां पर क्या है, दो पक्षों में पूरा करना है। पहले आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना क्या कहती है। तो स्मार्ट सिटी की संकल्पना इन 3 आयामों पर निर्भर है। फिर आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। अब स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जितना फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो इंट्रोड्यूस करना है। फिर अगला आपको करना है कि यदि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन को इनेक्ट किया गया है तो कब इनेक्ट किया गया है। और अब तीसरा जो कंपोनेंट आपको बताना है कि जो योजना में जो प्रमुख शहर चुने गए हैं उन प्रमुख शहरों को करंट बेस्ड होते हुए उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है कि यदि इलाहाबाद स्मार्ट सिटी के मिशन के तौर पर स्मार्ट सिटी के उसमें शामिल हुआ है सूची में, तो इलाहाबाद की विशेषताएं क्या। अगर लखनऊ शामिल हुआ है तो लखनऊ की विशेषताएं क्या। यदि आगरा शामिल हुआ है तो आगरा की विशेषताएं क्या, क्योंकि हर राज्य के अंदर हर शहरों की अपनी अपनी विशेषता है। यदि इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे अवस्थित है तो उसकी विशेषताएं आगरा के साथ समीकृत नहीं की जा सकती हैं, या उसकी विशेषताएं लखनऊ के साथ समीकृत नहीं की जा सकती हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक आपको अप्रोच एक बतानी थी। जो आपसे प्रश्न पूछा गया है यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप करंट बेस्ड होकर चीजों का अध्ययन नहीं करें, वरना अदरवाइज आप इनको पढ़ते रहेंगे और वो कभी भी चीजों को उस लेवल पर नहीं लेके आएगा। और पिछले कुछ वर्षों से अगर एग्जाम का दृष्टिकोण देखें तो जो दिल्ली का जो क्राउड है उसने कहीं ना कहीं स्टेट के क्राउड को भी थोड़ा सा अफेक्ट किया है। उत्कर्ष इस मामले में आपके सामने अच्छा है कि वह जो दिल्ली में सिचुएटेड या रीजनल, सपोज कीजिए इलाहाबाद की भी अगर कोई फैकल्टी है तो जो बेस्ट फैकल्टी है उसको आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। ये अप्रोच है करंट अफेयर्स की। देखिए मेरा सिंपल सा एक फंडा है कि जो भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश है वह मैं करंट अफेयर्स का भाग देखता हूँ। वो चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस का हो, इन्वायरमेंट का हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, इवन इथिक्स का भी अगर होगा और वो न्यूज़पेपर में रहा होगा तो मैं उसको समसामयिक पक्षों के दृष्टिकोण से ही देखूंगा। और समसामयिक दृष्टिकोण से देखने का फायदा यह भी मिलेगा कि जो ऐसे राइटिंग है वह भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऐसे राइटिंग की दिशा में काम करते हैं। और ऐसे राइटिंग में करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव को जोड़ना मुझे लग रहा है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से अनिवार्यता एक हासिल करता है। अब देखें एक दूसरा प्रश्न देखें, विपरीत प्रवास एक कॉन्सेप्ट है, रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन,
अब देखो माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो उसको देखना है कि माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि ग्रामीणों से शहरी क्षेत्र में पलायन। अब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की जो और जो पलायन है वह किस लिए, वह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, वह रोजगार सृजन के लिए, अथवा जो क्वालिटी लाइफ है उसको एक्सपेंड करने के लिए, या उसको बिताने के दृष्टिकोण से भी जो माइग्रेशन है वह स्टार्ट होता है गांव से शहरों की ओर। अब हम बात करते हैं रिवर्स माइग्रेशन। विपरीत प्रवास। विपरीत प्रवास क्या होगा? विपरीत प्रवास एक ऐसी संकल्पना होगी जिसमें कि शहरों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर। अब आप सिंपल सा सोचो कि यह प्रश्न क्यों पूछा गया है। यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कोविड-19 के कारण। दिल्ली, बिहार, गुजरात ऐसी जगहों पर दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, बम्बई हो गया, ऐसे शहरों में जो यहाँ जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं वो वहाँ पे जाके रहे, और कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा और उसके पश्चात जो थोड़ा सा भी उनको समय मिला, या लॉकडाउन में के दौरान भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नंगे नंगे पैर चलते हुए अपने अपने स्थानों को गए हुए हैं। अब आप सिंपल सा एक लॉजिक सोचो कि शहरों से ग्रामीण के क्षेत्रों की ओर जो माइग्रेशन हो रहा है या रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, वह इसमें कौन सी जनसंख्या होगी? ऐसी जनसंख्या जिसका रोजगार स्थायी नहीं है। जिसका रोजगार स्थायी नहीं है, इसका मतलब है यह सामान्यतः दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति था, या अगर वह दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति नहीं भी था तो ऐसे जॉब में था कि जिन्होंने बोला कि भाई ऐसा है हम इतने समय तक आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब देखो, अब वहां पे जहां पे वह गया है काम करने के लिए, वहां पर लंबे समय तक बगैर पैसे के नहीं रह सकता है, इसलिए अब उसने सोचा कि हम अपना वापस गांव चलते हैं, कुछ नहीं होगा, कम से कम घर में तो रहेंगे, सेफ रहेंगे। यहां तो इन शहरों में तो पीने के पानी के लिए भी एक तरीके से आपको पैसा देना पड़ रहा है। अब इस अप्रोच पर आपको देखना है कि रिवर्स माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह न्यूज़पेपर में चर्चित रहा, और उसके थॉट को इसने क्वेश्चन के फ्रेम में कर दिया, और अब कह रहा है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब आपको देखना है कि यूपी में समाज के स्तर पर और अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन चीजों को एनालाइज करना है। इसलिए क्योंकि इसका जो है, अगर रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, अगर शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अगर पब्लिक जा रही है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो यूपी में पड़ेगा। अब उसने पूछा है कि अब आप बताओ कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, तो अर्थव्यवस्था पर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। इसी के साथ साथ सोसाइटी में एक अजब तरीके का तनाव की स्थिति भी देखी गई।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने गांव में जब आए हैं तो उनका सोशल बाइकआउट हो गया, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना लेके आ गया हो। लेकिन इसी के साथ साथ समाज में सामंजस्य की स्थिति पैदा की गई, तो दोनों विचारधाराएं एक साथ चली हैं और अर्थव्यवस्था पर तो इसने निश्चित तौर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब आप सोचो कि जो लोकल लेवल पे ही अगर जो काम था, पहले 100 लोग काम कर रहे थे वहां पर, अब ये वापस जो अगर ये लोग अगर गांव में आ गए हैं तो मान लीजिए 200 का स्ट्रेंथ हो गया, तो कहीं ना कहीं काम के जो अवसर हैं वो भी सीमित हो गए। एक तो पहले ही काम नहीं था, दूसरा है काम भी अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसमें भी अब कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई है और जीवन जीने के जो स्तर है उसमें तो गिरावट आई है, क्योंकि कोविड ने आपकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब ये कोविड की वजह से अगर सपोज कीजिए कि न्यूज़पेपर में आ रहा है कि इतनी पब्लिक जा रही है, मोदी ने ट्रेन रोक दी है और ये सारे प्रावधान कर दिए हैं कि पब्लिक ना जा पाए, और फिर आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि देखिए टैंकरों में जिसमें कि ऑयल जाता था उसको काट के उसके अंदर पब्लिक बैठी हुई जा रही है, तो आपको लग रहा है कि देखो कितना खराब हो रहा है। लेकिन एज ए ब्यूरोक्रेट आपको एक अप्रोच लेनी है कि ऐसी स्थिति अगर राज्य में हो रही है तो फिर जो आप डीवाईएसपी बने या एसडीएम बने तो कैसे चीजों को हैंडल करेंगे। एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पर अगर इन चीजों को देखेंगे, क्योंकि जब इन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पर इन चीजों को देखेंगे तभी इसका आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज आप यकीन मान लें इस तरीके का जो टॉपिक है वो क्लास में कभी नहीं कंप्लीट कराया जा सकता है जब तक कि कोई करंट बेस्ड अप्रोच पर फिर अगर कोई इसे ना कराए तो, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में तो वह करेगा ही नहीं चर्चा। स्टैटिक पोर्शन में तो वह चर्चा सिर्फ इस पर कर देगा कि बताइए भाई प्रवास माइग्रेशन के बारे में। और एक चीज और भी बहुत हास्यास्पद है, जब कोविड में जब सब कुछ रुक गया तो टीचर ने भी तो अपना काम रोक ही दिया ना, तो अब आपको पढ़ाएगा कौन। तो बेसिकली आपको आत्मनिर्भर बनना है, जो प्रधानमंत्री का एक संकल्पना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो वह पढ़ाई के मामले में भी आपको आत्मनिर्भर बनना है। और इसीलिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अपनी प्रासंगिकता उसने स्थापित की है इस कोविड के दौरान, कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अब आप अपने फ़ोन पर बैठ के भी आप अपने स्टडी को जारी रख सकें। अप्रोच हमारी जो होगी वो इस तरीके से होगी। इसलिए देखो कि महामारी के दौरान श्रम प्रवास परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज को लेकर यूपी के प्रयास, इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम इसके साथ सीधा क्लब कर रहा है। इस अप्रोच पर आपको काम करना है। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको करंट बेस्ड मिल सकता है। अब देखो हेरिटेज आर्क, अब पूछ रहा है आपसे कि हेरिटेज आर्क का जो कॉन्सेप्ट है वह किस तरीके से है, और पूछ रहा है पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। अब आगरा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, वाराणसी हेरिटेज आर्क में शामिल है। अब पूछ रहा है पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व, हेरिटेज आर्क के महत्व को बताना है। और जब हेरिटेज आर्क के महत्व को बताएंगे तो आगरा के, लखनऊ के और वाराणसी के महत्व को भी आपको परिलक्षित करना होगा या प्रदर्शित करना होगा। आपको बताना होगा कि पर्यटन की दृष्टि से आगरा का महत्व क्या, और जब आप पर्यटन की दृष्टि से आगरा का महत्व बताएंगे तो आगरा के मॉन्यूमेंट, आगरा के कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा ही सेम प्रयास आप लखनऊ के लिए करेंगे और वाराणसी के लिए करेंगे। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पब्लिश होती रही हैं, और न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के कारण ही लगातार उससे संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। मैंने पहले ही बोला है कि यह मेंशन है पेपर 2 में, लेकिन इसका जो दायरा है वो पेपर की सीमाओं से बाहर निकलता है, और पेपर 1, 2, 3, 4 तक में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर वो चाहे सूचना के अधिकार से संबंधित प्रश्न पेपर 4 में पूछा गया हो, लेकिन उसका प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स ही है। तो अप्रोच आपको करंट अफेयर्स की लेनी है। करंट अफेयर्स का महत्व दिन प्रतिदिन जो परीक्षाएं हैं उसमें बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के बारे में तो वैसे भी बोला जाता है कि इसका जो नेचर है वो ऑलमोस्ट यूपीएससी जैसा है। तो जो अप्रोच है आपकी, अब आपको उस दायरे से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालना होगा और ऐसे तैयारी करनी होगी कि यदि कोई ऐसी चीजें आती हैं उसको तुरंत से आप लिखें।
मैं करंट अफेयर्स के लिए एक और आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें लिखने की प्रैक्टिस डालें। होता क्या है कि हम हमेशा न्यूज़पेपर में आया हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन आप उसको लिखने की कला का विकास करें। फिर उसने पूछा है उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018। अब ये तो एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन भी हो गया है क्योंकि अधिकांशतः इसको कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो प्रोस्पेक्ट हैं वह करंट बेस्ड ही हैं। देखिए कोविड के ऊपर तो बहुत आया। अब देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को लेकर आपसे कमीशन ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर आप एक चीज जान लें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस कोविड महामारी के दौरान सबसे अधिक आप कहें कि चर्चा में रहने वाला या सबसे अधिक कहें आलोचना झेलने वाला संगठन रहा है। अब आपको देखना है कि कोरोना काल में कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें WHO की भूमिका क्या है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग करें ना तो एक बार 7 अप्रैल 1948 की चर्चा कर लें। जब आप 7 अप्रैल 1948 की चर्चा करेंगे ना तो एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके एक इस फैक्ट के बारे में पता है, अंडरलाइन कर लें और इसी के साथ मुख्यालय बता दें जिनेवा। अब आपका दूसरा काम शुरू होगा कि WHO है क्या चीज बेसिकली, और पेंडेमिक के समय इसका क्या है। तो पेंडेमिक के समय इसको दो स्तरों पर देखना है। पहले तो यह कोविड-19 के संदर्भ में पूछ रहा है, तो कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच, उत्पत्ति की जांच करने के संदर्भ में इसकी महत्ता है। यह क्या कर रही है कि यह जांच कर रही है कि कोविड-19 बेसिकली कहां से निकल के आया एक, और क्या यह मैन मेड है, इसकी भी पहचान करना है। इसके साथ ही साथ आपको देखना है कि जो WHO है उसका थॉट क्या है। तो जो उसका थॉट आप देखोगे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी की बात करता है। यानी कि वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य के सुरक्षा के संदर्भ में बात करता है। तो पेंडेमिक को लेकर इसका एक नजरिया यह है कि सब लोग सुरक्षित रहें। अब हम पेंडेमिक को लेकर चर्चा करते हैं। तो पहला यह क्या कर रहा है, कोविड-19 के समय तकनीकी समर्थन। राष्ट्रों को पहला काम कर रहा है, तकनीकी समर्थन दे रहा है। वैक्सीन निर्माण में राष्ट्रों के मध्य सहयोग, दूसरा काम यह कर रहा है। तीसरा काम क्या कर रहा है कि जो वैक्सीन बन रही है वैक्सीन जो बनी है उसका अप्रूवल भी कौन दे रहा है, WHO दे रहा हो। आपने देखा होगा कि भारत में 2 वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड को तो WHO ने परमिशन दे दी, कोवैक्सीन को परमिशन नहीं दी, और अब जाके कोवैक्सीन को उसने परमिशन दी है। तो यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैक्सीन बना रही हैं कंपनियां, उन कंपनियों को वैक्सीन को अप्रूवल देने का भी काम इसी का है। अब आपको बताना है कि WHO ने कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल संबंधी काम भी किया है। हम इसकी आलोचना तो बहुत जल्दी कर दे रहे हैं ना, लेकिन आप देखो कि इतनी बड़ी महामारी जो इतने समय पश्चात आई, और ऐसी संस्था का महत्व इस रूप में है कि इसने उस लेवल पर जान माल की नुकसान नहीं होने दिया जिस स्तर पर पहले की महामारियों में होता आया है। फिर अब आपको बताना है कि यह क्या करती है, यह जो कोविड-19 के समय जो ट्रैवल मानक हैं या गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं,
उनको भी जारी करती है। आपने देखा होगा कि ट्रैवल बैन का संबंधी प्रावधान रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने लगा दिया कि ट्रैवल बैन हो गया। अब ट्रैवल बैन हो गया है तो अब आप कैसे काम करेंगे, तो उस दिशा के लिए भी काम करती है। इसी के साथ साथ यह क्या कर रही है कि जो कोविड है उसके प्रभाव को कम कर रही है। कोविड के जो प्रभाव हैं, यानी कि जो डेथ रेट से लेकर और भी समस्याएं हैं, उनके प्रभाव को कम करने की दिशा में भी तकनीकी समर्थन दे रही है। इतनी सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। अब आप सोचो, इतनी सारी चीजें क्या आपने, अगर किसी ने एग्जाम दिया था तो लिखा है, या यदि आप इसको आज की तारीख में देख रहे हो तो क्या आपने इससे पहले देखा है इसको, इस अप्रोच को? आलोचना तो हम लोगों ने बिल्कुल कर दी कि ट्रंप साहब ने सोचा कि नहीं, अब इससे हम बाहर निकल आते तो जो यूएसए है वो WHO से बाहर निकल गया, उसने उसकी फंडिंग रोक दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको पता चल रहा है कि चाइना के प्रति जो इसका झुकाव है, सही तरीके से जांच नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। हमको उसकी भूमिका की विवेचना करनी है, और भूमिका की विवेचना हमको इतने आधारों पर करनी है कि हमको बताना है कि भाई उत्पत्ति संबंधी करती है, वैश्विक लोक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में काम कर रही है, वैक्सीन निर्माण में राष्ट्रों के मध्य सहयोग कर रही है, तकनीकी समर्थन दे रही है, वैक्सीन को अप्रूवल दे रही है, ट्रैवल संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उनको जारी कर रही है। तब आपका उत्तर यह अपने आप में पूर्ण हो पाएगा। फिर एक क्वेश्चन है डिजिटल राइट्स। अब देखो, डिजिटल युग में डिजिटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि फेसबुक पर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, या फेसबुक पर आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो यह आपके डिजिटल राइट्स का उल्लंघन है। और डिजिटल राइट को मानव अधिकार या मानवाधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वह इस रूप में भी है। पोस्ट करना, कमेंट करना, ये सारे जो चीजें हैं यह कहीं ना कहीं डिजिटल अधिकार के अंतर्गत मानवाधिकारों की श्रृंखला में शामिल हैं, और मानवाधिकारों की श्रृंखला में शामिल होने के कारण इनका मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है, जो डिजिटल अधिकार हैं वह कहीं ना कहीं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी जुड़े हुए हैं। इतने पक्षों को शामिल करते हुए रखना, फिर इनके उद्देश्य या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और डिजिटल युग में इसका विशेष महत्व है, मानवाधिकारों के तौर पर शामिल है। और जब वह मानवाधिकारों के तौर पर शामिल हो गया तो मानवाधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसके साथ भी इसका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। इतनी सारी चीजों पर करना है। अब है पूछा क्यों? क्योंकि सरकार रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, सरकार नहीं चाहती है कि उसकी आलोचना हो, तो इस क्रम में यह चर्चा में आ गया डिजिटल राइट। अब आप बताओ, आप पॉलिटी में पढ़ते हो, मूल अधिकार, क्या मूल अधिकारों के पक्ष में डिजिटल अधिकारों को शामिल किया गया है? इस अप्रोच पर काम करना है। ये एग्जाम, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम किसी भी मामले में आईएएस के एग्जाम से कमतर नहीं है। तो जो अप्रोच होगी आपकी वह उसी लेवल पर आपको अपने आप को लेके जाना है, वरना आप लिखते रहेंगे, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। हमको करंट से चीजें ट्रेस करनी है और फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिल्टर करना है, यही काम है हम लोगों का बस। ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अटल भूजल योजना के उद्देश्य व प्रभाव, आपको उद्देश्य बताना है और उसके प्रभाव बताना है। अब देखिए, ये भी करंट बेस्ड है, सुगम्य भारत अभियान। मैं बहुत बार क्लास में चर्चा करता हूं, सुगम्य भारत अभियान क्या है? यह बेसिकली दिव्यांगों से संबंधित है। फ्री एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चल रही है इसके लिए। अब आप देखोगे एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब जगह स्लाइडिंग वाली रास्ता बना दिया गया है। दिव्यांगों को हेल्प मिल सके उस दिशा में। अब वो नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि अब वो वेट करें, पता लगा सब जगह सीढ़ियां हो तो वह कैसे ऊपर जाएगा। तो उसके लिए फ्री एक्सेसिबल कैंपेन चला रहा है, सुगम्य भारत अभियान है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, और यह कहीं ना कहीं दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है। और इससे पहले के जो थॉट था वो था विकलांग, अब विकलांग से बन गया दिव्यांग। यह कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। तो यदि पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है तो कहीं ना कहीं उसको इस अभियानों की सहायता है।
एक इसको वैसे भी दृष्टिकोण से देखें कि सपोज कीजिए किसी बंदे को दिव्यांग है और वह उसको रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाया गया है कि वह चल नहीं सकती है, उसकी जो व्हील चेयर है। अब वह वेट कर रहा है किसी सामने वाले का, और मान लो दो लोग गुजर के गए और उन्होंने उसको हे दृष्टि देखा, तो हे दृष्टि से देखना जो है गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। और आर्टिकल 21 में मेंशन है वह जीवन जीने का अधिकार। कैसा? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो गरिमापूर्ण जीवन है वह, अगर उसको 4 बार हमने हे दृष्टि से टोका तो वायलेट हो जाएगा। तो उसको सेल्फ कैपेबल बनाने के लिए जो फ्री एक्सेसिबल जो कैंपेन है वह इंपॉर्टेंट है, भूमिका बतानी है और इसका महत्व बताना है। करंट बेस्ड क्वेश्चन है, वरना आप पढ़ते रहें, आप इसको पढ़ेंगे सुगम्य भारत अभियान, डेट पढ़ लेंगे और मंत्रालय पढ़ लेंगे। अब आप ये नहीं बताएंगे कि इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और सिग्निफिकेंस अगर बता भी पाएंगे तो आप ये नहीं बताएंगे कि यह विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है और दिव्यांगों के मौलिक अधिकारों को या दिव्यांगों के मानवाधिकारों के को सुरक्षित रखने की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को बाधित करता है या खंडित करता है। इस अप्रोच पर काम करना है। अब यह अप्रोच ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर है, ये आपके अंदर भी आएगी अगर न्यूज़पेपर सेंट्रिक अप्रोच आपकी आएगी। करंट बेस्ड अगर एक अप्रोच अगर आप लेके आओगे तो निश्चित तौर पर यह चीज़ आपके एग्जाम में शामिल होना है, इनकार नहीं किया जा सकता है उससे। फिर बोडो समस्या भी न्यूज़पेपर बेस्ड थी। पूछा है कि बोडो समस्या से आप क्या समझते हैं? क्या बोडो शांति असमझौता असम में विकास और शांति सुनिश्चित करने में योगदान देगा? अब प्योर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, सामान्यता आप ये पढ़ लेंगे कि बोडो समस्या क्या है। अब बोडो समझौता जो 2020 लागू किया गया है वह किस हद तक असम में विकास और शांति को सुनिश्चित करेगा, इस अप्रोच पर आपको काम करना है। यह अप्रोच चाहिए आपको करंट अफेयर्स के लिए। एक बार इस अप्रोच पर काम करेंगे तो जो आगामी परीक्षा आपकी है यूपीपीसीएस की, उसमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि करंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वह लगातार दिन प्रतिदिन एग्जाम में अपने आप को प्रमुखता से स्थापित कर रहे हैं। और अब वह समय आ गया है जब हमको अपनी पढ़ाई को करंट बेस्ड बनाने की आवश्यकता है। एक निश्चित समय निकाल कर उस पर अध्ययन करें और टॉपिक्स का चुनाव करके उनको अपनी पढ़ाई में शामिल करें। और एक जो एनालिसिस या जो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है उसके दृष्टिकोण से आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करें। मैं आशा करता हूं कि जो यह विशेष सत्र है जो समसामयिक पक्षों को लेकर आपके सामने उत्कर्ष ने आयोजित किया है, वह कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता देगा। आगामी एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।